आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी तक जितना भी इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लिया, जितना भी न्यूमेरिकल किया, वो सारे के सारे होमोजीनियस थे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी एक ही फेज़ में था, या तो गैसियस फेज़ में था या तो लिक्विड सोल्यूशन फेज़ में था। लेकिन अगर एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा फेज़ है तो उसके लिए हम Kp और Kc कैसे लिखते हैं, अर्थात एक से ज़्यादा फेज़ है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को मैंने सिखाया था हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए कैसे Kc और Kp हम लिखें, ये आज हम लोग बढ़िया से सीखने वाले हैं। देखो भाई, कोई एक हम लोगों ने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम लिया जिसमें कि X एक सॉलिड है जो कि डिसोसिएट कर रहा है, मान लो 2A गैस और 3B गैस में है कि नहीं। तो ये हेट्रोजीनियस क्यों हुआ, क्योंकि सॉलिड फेज भी और गैस फेज भी है, तो एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट है, इसलिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए Kc और Kp हम कैसे लिखेंगे, बढ़िया सीखोगे, रटोगे नहीं। तो T=0 पर, यानी शुरुआत में मान लिया कि इस X सॉलिड का A मोल था। प्रोडक्ट जनरली नहीं रहता, कुछ भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो हम माने कि प्रोडक्ट शुरुआत में T=0 पर नहीं था, अर्थात कितना था, 0 मोल था। अब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो इक्विलिब्रियम पर इसमें से X मोल अगर जाता है तो इसका कितना मोल बनेगा, 2X मोल। मोल है सब, इसका 3X मोल। क्या आपने लिखा, मोल लिखा, ये सब है क्या, मोल है। ये 3X क्या है, मोल है। और ये जो A-X जो बच गया वो क्या है, मोल है। हमें Kc लिखना है, तो Kc लिखने के लिए मोलारिटी चाहिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, मोलारिटी। अब ये देखो सॉलिड है, जनरली स्टूडेंट्स करता क्या है कि सॉलिड भी है ना तो उसको वॉल्यूम V से डिवाइड कर देता है और कहता है कि ये मोलारिटी हो गया। गलत। हमने सिखाया था कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है कि नहीं। कितना लेंगे, 1 के बराबर। यानी बेसिकली या तो उसको हम Kc या Kp के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते, या लिखने का मन भी करता है तो 1 लिखेंगे, है कि नहीं। तो इसको आप नहीं लिखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है जिसको कि एक्टिव मास हम 1 ले लेते हैं, है कि नहीं। तो डैश कर दिया, डैश कर दिया, इसका मतलब Kc और Kp के एक्सप्रेशन में ये आएगा नहीं। ये प्योर सॉलिड है। पता कैसे चलेगा कि प्योर सॉलिड है, जिस सब्सटेंस के आगे भी S लिख दिया तो प्योर सॉलिड है। तो उसका एक्टिव मास या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे, है कि नहीं। तो डैश कर दिया, अर्थात इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए 2X डिवाइड बाई वॉल्यूम, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम अगर भी है तो सबके लिए वॉल्यूम भी है, इतना मोलर। सिमिलरली 3X डिवाइड बाई V, इतना क्या, मोलर। तो यानी अब हम Kc लिख सकते। अगर Kc लिखना हो, ध्यान से देखो, Kc अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का ऊपर में, प्रोडक्ट है कौन, A, तो A का मोलरिटी इसका पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन B का पावर 3 लिख दिया। एंड डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट है क्या, प्योर सॉलिड है, एक्सेस, उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे। तो नहीं लिखते हैं, अगर 1 से डिवाइड भी करो तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, नंबर यही रह जाएगा। तो ये Kc आपके पास हो गया, यानी बेसिकली हो गया 2X डिवाइड बाई V का पावर 2 एंड 3X डिवाइड बाई V का पावर 3। ये क्या हो गया, Kc का वैल्यू हो गया। तो आपने Kc लिखना सीख लिया। और यदि इसी रिएक्शन के लिए Kp लिखना हो तो कैसे लिखोगे, Kp लिखने के लिए हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए ना। तो पार्शियल प्रेशर किसका भाई, प्योर सॉलिड। तो प्योर सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं, एक्टिव मास कितना लेना है, 1। तो या तो नहीं लिखेगा या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे। तो डैश कर देते हैं, प्योर सॉलिड के नीचे डैश, अर्थात लिखना ही नहीं है। अब इसके लिए पार्शियल प्रेशर कैसे, मान लो कि पूरे कंटेनर में जो गैसेस है उनके चलते टोटल प्रेशर Pt है। मान लिया कि Pt जो है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर क्या सिखाया था, मोल फ्रैक्शन गुने टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन के लिए इसका मोल ऊपर में 2X एंड डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल भी सिर्फ गैस का, अगर उस कंटेनर में सॉलिड पड़ा है तो सॉलिड के चलते कोई प्रेशर डेवलप नहीं होता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है किसको भाई, सिर्फ गैस का नंबर ऑफ मोल टोटल मोल में भी लेना है। यानी 2X प्लस 3X, इसके मोल को, सॉलिड के मोल को आप टोटल मोल में काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि मोल फ्रैक्शन में इसका मोल ऊपर में और टोटल मोल नीचे, तो आंसर गलत हो जाएगा बच्चे।
मोल फ्रैक्शन यदि गैस का निकालना है तो नीचे भी गैस का ही टोटल मोल लिखोगे, तो गैस का टोटल मोल कितना 2x एंड 3x 5x मल्टीप्लाइड बाई पी टी, ये कितना हो गया, इसका मोल कितना 3x, टोटल मोल 5x एंड मल्टीप्लाइड बाई पी टी। पी टी क्या, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। यानी बेसिकली अब हम केपी लिख सकते हैं। केपी कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रोडक्ट है कौन ए, तो पार्शियल प्रेशर ए का पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर बी का पावर 3, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर एक्टिव मास प्योर सॉल्यूट का कितना 1, या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे नीचे में। अब पार्शियल प्रेशर आपके पास मिल चुका है, एक्स एक्स कैंसिल होकर 2/5 पी टी, इसका पावर 2, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई पी टी और इसका पावर 3, तो ये आपके पास केपी आ जाएगा। यानी केसी और केपी आपने बढ़िया से लिखना सीख लिया। तो इस तरह से केपी और केसी हम लोग लिखते हैं, नोट कीजिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कोई भी एक हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है तो केपी का वैल्यू डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम किस तरह से लिखें। यानी यहाँ पर मोल और मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब कैलकुलेट किए हुए बिना ही डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर अगर गैस का हमें पता है तो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम केपी का वैल्यू किस तरह से लिखें। देखोगे सब ध्यान से, मान लो कि वही वाला जो इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल लिया जिसमें कि x सॉलिड है और टूट रहा है 2a + 3b गैस में। तो t=0 पर देखो भाई, t=0 पर हमने x सॉलिड है, इसका हमने कुछ मोल लिया हुआ था, मान लो कि ये मोल था। लेकिन राइट हैंड साइड में हम मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है ना, तो हम मानते हैं कि गिवन टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है और गिवन कंटेनर में, यानी कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे केस में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होगा या मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के पार्शियल प्रेशर का होगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो कि गैस ही सिर्फ है, यहाँ पर हम मोल न लेकर के डायरेक्टली लिखेंगे। राइट हैंड साइड में जैसे कि सिर्फ गैस ही है, t=0 पर भी हम पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे और t एट इक्विलिब्रियम पर भी हम पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखो भाई, शुरुआत में तो सिर्फ रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हो भी सकता है। तो सिंपलेस्ट केस में ले रहे हैं जिसमें कि t=0 पर प्रोडक्ट नहीं था तो मानेंगे कि इसका प्रेशर भी नहीं था। भाई मानने वाली बात क्या, मोल ही नहीं था तो प्रेशर भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पर इसमें से x मोल अगर जाता, x मोल जाता तो इसका कितना मोल बचता, a - x मोल। इधर हम मोल ही लिख सकते हैं। अगर हम मोल की बात करते, ध्यान से सुनो, अगर मोल लिखते तो सोच करके बताओ ये कितना होता, 2x होता, ये 3x होता। अभी लिखे थे ये 2x और 3x, लेकिन 2x और 3x यानी मोल का रेशियो 2:3 का है, तो इसी तरह से प्रेशर का रेशियो भी a और b का 2:3 होगा, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस का पार्शियल प्रेशर का, है कि नहीं। यानी अगर एक वेरिएबल हम प्रेशर का कुछ मान लें, कुछ भी p मान लें, तो अगर 2x मोल के करस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर 2p जनरेट होता तो इसका कितना होता, 3p, है कि नहीं। 2:3 अगर मोल का रेशियो है तो प्रेशर का पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी 2:3 का ही होगा। तो एक वेरिएबल मान लिया p फॉर क्या, प्रेशर, तो 2p, तो इसका पार्शियल प्रेशर 3p होगा। यानी डायरेक्टली आपने pp ही लिख दिया, pp का मतलब पार्शियल प्रेशर ही लिख दिया, इजंट इट। तो अब जरा देखो भाई, तो क्या हम kp का वैल्यू डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। kp का वैल्यू क्या, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ऑफ a का पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ b का पावर 3, इसका तो एक्टिव मास डिवाइड बाई रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, इसका एक्टिव मास कितना 1, तो डिवाइड बाई 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब पार्शियल प्रेशर तुम्हारे पास a का मिल चुका है 2p का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3p का पावर 3, 3 × 9 = 27 × 4 108 108 एंड p का पावर 5। ये क्या मिल गया, kp मिल गया। ध्यान से देखो, तो kp का वैल्यू आपके पास मिल गया किसके रिस्पेक्ट में, p एक जो वेरिएबल है। अगर ये p वेरिएबल मिल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन में नॉर्मली ना दिया रहता है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम,
तो अगर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे पीटी, तो क्या होगा पार्शियल, ये टोटल प्रेशर किसी भी कंटेनर में गैसियस मिक्सचर का निकालते कैसे हो, जितने भी गैसेस उनके पार्शियल प्रेशर को आप जोड़ देते हैं। तो पार्शियल प्रेशर किसका, ए का, प्लस पार्शियल प्रेशर किसका, बी का। ये तो सॉलिड है, इसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं, तो पार्शियल प्रेशर ए का 2p है और पार्शियल प्रेशर बी का इक्विलिब्रियम पर 3p है, यानी बेसिकली 5p है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन में पीटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये जो पी वेरिएबल है यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, पीटी डिवाइड बाई 5। अभी रट मत लेना, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा तो ये वाला टर्म भी अलग अलग होगा, यानी ऐसे लिखना सीखोगे, जिसको लिखने आता है उसी को करने आता है। तो यहाँ से पीटी दिया रहेगा तो ये पी वेरिएबल तुम्हारे पास मिल जाएगा। अगर पी वेरिएबल मिल गया यहाँ पर पुट करेंगे और आपके पास केपी का वैल्यू मिल जाएगा। ये जो पीटी है ना, कोई एक सॉलिड जब डिसोसिएट करता है गैस में तो उस पीटी को डिसोसिएशन प्रेशर भी कहते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर डेवलप हुआ उसको हम लोग डिसोसिएशन प्रेशर भी कहते हैं, डिसोसिएशन प्रेशर। और ये जो केपी आपने लिखा, केपी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी तो हम कहते ही कहते हैं, लेकिन कोई एक सॉलिड अगर गैस में टूट रहा होता है और केपी जब निकालते हो तो उस केपी को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। कोई एक सॉलिड है डिसोसिएट कर रहा है गैस में तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी के अलावा इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी किसी क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट सॉलिड का अगर आपने पूछ दिया जिसको कि गैस में टूट रहा है तो बेसिकली आपसे केपी का वैल्यू पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, इन थ्योरी को अप्लाई करेंगे, इन जो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से जो हम लोगों ने पढ़ा अप्लाई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन, सम अमाउंट ऑफ NH4HS सॉलिड डिसोसिएट्स इन ए वेसल अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया जिसमें NH4HS जो सॉलिड है डिसोसिएट करके जा रहा है NH3 गैस और H2S गैस में, H2S गैस में, है कि नहीं। तो ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम दे दिया जो कि हेट्रोजेनियस है, देख के पता चल गया भाई ये सॉलिड है बाकी दोनों गैस है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज इक्वल टू 10 atm, यानी कि ये टूटेगा तो गैस बनेगा और उन दो गैसेस के चलते टोटल प्रेशर जो होगा वो 10 एटमॉस्फेयर के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। केपी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकता था। ध्यान सुनो, कभी कभी लिखता है ये जो लिखा ना टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इसको लिख सकता था टोटल प्रेशर डेवलप्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो टोटल प्रेशर डेवलप्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कहे या एट इक्विलिब्रियम कहे, बस एक ही चीज़ को कहने का दो तरीका हुआ, ठीक है ना। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो कैसे करेंगे अभी सिखाया बच्चे, देखो बड़ा आसान है। T इक्वल टू 0 पर इधर मोल मान रहे थे ए मोल, हालांकि ये सीखने के लिए था शुरुआत में, बाद में ये सॉलिड है तो उसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ गैस को लिखने की जरूरत पड़ती है। इधर भी जो लिखना है वो किधर, राइट हैंड साइड में जो गैस है इसको T इक्वल टू 0 पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखना है और इक्विलिब्रियम पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखना है बच्चे, है कि नहीं। तो शुरुआत में तो गैस था ही नहीं तो पार्शियल प्रेशर 0 था। अब इक्विलिब्रियम पर अगर मान लो ये सॉलिड x मोल जाता तो इसका A-x मोल बचा हुआ रह जाता। तो अगर मोल की बात करते तो NH3 का x मोल बनता, इसका भी x मोल बनता, यानी 1:1 का रेशियो होता, 1 मोल तो 1 मोल, x मोल तो x मोल। तो जो मोल का रेशियो होगा वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा बच्चे, इज़न्ट इट। तो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली आप लिखोगे, मान लो कि वेरिएबल P है तो ये अगर P डेवलप हुआ तो ये कितना P, इस PP का मतलब पार्शियल प्रेशर, PP का मतलब पार्शियल प्रेशर, और मान लिया कि पार्शियल प्रेशर इसका P डेवलप हुआ तो इसका भी प्रेशर P डेवलप ही होगा। क्वेश्चन में कहता है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो होगा, क्वेश्चन में दिया है क्या किया, क्या किसको किसको जोड़ोगे, पार्शियल प्रेशर जो गैसेस है उनका समेशन, यानी पार्शियल प्रेशर NH3 का P और H2S का P तो किसके बराबर, 2P के बराबर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो गैस का ही सिर्फ ऐड करोगे, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है। तो 2P का वैल्यू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दे दिया 10 एटमॉस्फेयर, इट इज गिवन। तो यहाँ से P का वैल्यू मिल गया ना कितना, 5 एटमॉस्फेयर। तो Kp तो तुमको लिखने आता है पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का, अर्थात पार्शियल प्रेशर NH3 का
मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर H2S का, और दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चूंकि 1 है तो दोनों का पावर 1, इजंट इट। तो P गुने P, तो P का स्क्वायर और P का वैल्यू मिल चुका है 5, तो 5 का स्क्वायर है ना, वेरी इंटरेस्टिंग होता है यार 25। यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर गुने एटमॉस्फेयर की हो तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, इजंट इट। तो इस तरह के क्वेश्चन को बढ़िया से करना सीख लो, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है, सम अमाउंट ऑफ NH4HS सॉलिड वाज टेकन इन ए वेसल इनिशियली कंटेनिंग NH3 गैस एट 2 atm। इसके पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? देखो भाई फ़र्क है, क्या फ़र्क है? इसके पहले वाला क्वेश्चन में प्रोडक्ट शुरुआत में मौजूद नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट शुरुआत से ही मौजूद है, यानी प्रोडक्ट शुरुआत में नहीं होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा बहुत सारा हम लोग ने न्यूमेरिकल किया जिसमें कि शुरुआत में प्रोडक्ट रहता है। तो इस क्वेश्चन में शुरुआत में प्रोडक्ट है और उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ उस गैस का NH3 शुरुआत में था और उसका पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था। टोटल प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम वाज 10 atm। अब क्या होगा, ये डिसोसिएट भी करेगा तो NH3 और बनेगा, H2S भी बनेगा। तो अब पार्शियल प्रेशर का समेशन गैस का जो होगा इक्विलिब्रियम पर सबको जोड़ करके टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो Kp बताओ कितना होगा, कैसे करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है। देखो T=0 पर ना, अब सीखोगे, ये हम जो लिख रहे हैं ना अभी लिखोगे, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। T=0 पर शुरुआत में क्या मोल मानते थे, ये मोल मान लिया। राइट हैंड साइड में ना T=0 पर भी हम पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे और इक्विलिब्रियम पर भी हम पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे गैस के लिए। तो कोई मोल नहीं था तो पार्शियल प्रेशर NH3 का, अब NH3 का कोई मोल नहीं था ऐसे तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि NH3 का कहता है कि T=0 पर भी कुछ पार्शियल प्रेशर था, तो 0 नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में कहता है कि इनिशियली कंटेनिंग NH3 गैस एट 2 atm, यानी कुछ मोल रहा होगा जिसके चलते NH3 का पार्शियल प्रेशर था कुछ, कितना, 2 atm। ये ध्यान रखना है। H2S के बारे में कोई जानकारी नहीं, अर्थात इनिशियली सिर्फ NH3 प्रेजेंट था, H2S प्रेजेंट नहीं था। H2S जो भी आएगा इसको डिसोसिएट करने के बाद ही आएगा, यानी शुरुआत में 0 था। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और इसमें से अगर कुछ मोल जाता है, x मोल गया तो बचेगा A - x मोल। अब देखो भाई, अब x मोल ये जाएगा तो इसका x मोल बनता, x मोल बनता। अब हम कहेंगे कि मोल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर है, तो इसका अगर प्रेशर P डेवलप होता तो इसका भी कितना होता, P होता, क्योंकि राइट हैंड साइड में गैस के लिए हम डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ही लिख रहे हैं, मोल तो लिख ही नहीं रहे। लेकिन ये P तो डेवलप हुआ, ये जो x मोल इसका आया और इसका आया, उससे पहले से भी तो NH3 कुछ था जिसके चलते पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, तो पहले वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 + P हो जाएगा। ये डिसोसिएशन से प्रेशर डेवलप हुआ, इसका P इसका P, और ये पहले से जो शुरुआत में 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था उसके चलते जो प्रेशर अब होगा 2 + P हो गया इक्विलिब्रियम पर। अब ये कहता है गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो है क्या करते हो, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, NH3 का पार्शियल प्रेशर 2 + P, H2S का P, यानी बेसिकली 2 + 2P। क्वेश्चन में दिया कि 10 एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो यहाँ से 2P का वैल्यू मिल गया 8, P का वैल्यू मिल गया 4 एटमॉस्फेयर, है कि नहीं। तो सबका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर मिल गया 2 + 4 दैट इज 6 एटमॉस्फेयर, और ये P का वैल्यू 4 आया तो ये 4 एटमॉस्फेयर के बराबर आया। समझ में आई ना बात। यानी ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है जिसमें कि इनिशियली गैस भी प्रेजेंट था और उसका पार्शियल प्रेशर भी कुछ था और कुछ यहाँ से जो डेवलप हुआ उसको हम उसमें जोड़ देंगे। सर इसमें आप नहीं जोड़े हैं, 0 जोड़े हैं, तो 0 + P कितना होगा, P ही होगा। तो Kp कैसे लिखते हो, Kp लिखते हो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का, तो पार्शियल प्रेशर NH3 का कितना, 6 एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर H2S का कितना, 4 एटमॉस्फेयर, यानी 6 × 4 6 × 24 एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, एटमॉस्फेयर गुने एटमॉस्फेयर। तो Kp का वैल्यू आपके पास मिल गया। तो फ़र्क समझोगे पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में। बढ़िया से एक बार फिर से जाकर रिवाइज करो पहला क्वेश्चन और फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, CO2 गैस एट 5 atm प्रेशर वाज टेकन इन ए कंटेनर कंटेनिंग ग्रेफाइट, यानी CO2 गैस को एक ऐसे कंटेनर में लिया है जिसमें कि पहले से ग्रेफाइट का मतलब क्या, कार्बन का एक एलोट्रॉफ है वो मौजूद था।
एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर वाज इक्वल टू 8 atm, कैलकुलेट Kp फॉर गिवन रिएक्शन। रिएक्शन भी दे दिया, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 है और कार्बन जो कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का मतलब क्या, कार्बन का एक वेराइटी है, तो वो जो कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है CO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, CO गैस में। तो CO2 प्लस कार्बन सॉलिड का रिएक्शन CO गैस में कन्वर्ट होता है। क्या ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल है। CO2 गैस, CO गैस, कार्बन सॉलिड, ग्रेफाइट सॉलिड, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। और प्रेशर की बात करें, यानी शुरुआत में CO2 गैस का प्रेशर दिया और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर यानी कि कुछ CO गैस बनेगा उसको और जो CO2 गैस बचेगा उन दोनों को जोड़ करके टोटल प्रेशर जो है वो 8 एटमॉस्फेयर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सब ध्यान से। T=0 पर CO2 गैस का पार, यहाँ इस क्वेश्चन को मोल लिखने की जरूरत है नहीं, कभी भी प्रेशर की बात करें हेट्रोजीनियस डायरेक्टली क्वेश्चन को प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर लिया करो। तो पार्शियल प्रेशर शुरुआत में CO2 गैस का दिया है 5 एटमॉस्फेयर, देखो 5 एटमॉस्फेयर, तो 5 एटमॉस्फेयर था पार्शियल प्रेशर। कार्बन सॉलिड है तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास कितना 1, या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो एक्टिव मास 1 लिखते, तो डैश कर दिया। शुरुआत में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं था तो 0 लिखोगे, पार्शियल प्रेशर 0। और इक्विलिब्रियम पर भी क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ही लिखोगे। पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें से अगर एक्स प्रेशर डेवलप कुछ गया, कुछ डिकम्पोज करेगा, तो उसका अगर मान लो कि एक्स प्रेशर इसका डिक्रीज किया है तो ये तो प्योर सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 लिखोगे, या तो नहीं लिखोगे, लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे। तो डैश करते हैं, सिंपली डैश, यानी नहीं लिखना है इसको, मतलब ही नहीं उसको Kp या किसी से। अब ये कितना बनेगा, अगर मोल 1 मोल देखे तो 2 मोल देगा, तो मोल और प्रेशर का रेशियो सेम होगा। अगर एक्स प्रेशर गया तो इसका कितना प्रेशर बनेगा, 2x, क्या पार्शियल प्रेशर, जो भी लिख रहे हो क्या पार्शियल प्रेशर। कहता है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर में किसको किसको जोड़ोगे, पार्शियल प्रेशर जितने भी गैसेस हैं, तो CO2 जो बच गया और पार्शियल प्रेशर CO का जोड़ो भाई, तो 5 - x + 2x दैट इज इक्वल टू 5 + x, ये किसके बराबर, 8 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया कितना, 3 एटमॉस्फेयर। तो वेरिएबल x मिल गया, x वेरिएबल मिल गया, तो पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दोनों गैस का मिल गया। 5 में से 3 को घटाओ तो 2 एटमॉस्फेयर और 3 दूना 6 एटमॉस्फेयर, है कि नहीं। क्या लिखना है, Kp लिखना है। Kp कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट है कौन, CO, तो पार्शियल प्रेशर CO का पावर 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 पावर में गया ऊपर में, और नीचे में क्या आएगा, कार्बन सॉलिड आएगा। या तो नहीं लिखेंगे प्योर सॉलिड को, या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे। इसको हमने कम से कम 1 करोड़ बार बोला है, याद रखना है। तो प्योर सॉलिड है, या तो नहीं लिखेंगे Kp या किसी के एक्सप्रेशन में, या लिखने का बहुत मन करे तो 1 लिखेंगे। नीचे में क्या, पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो पावर 1, कितना है भाई CO का पार्शियल प्रेशर 6, तो 6 का स्क्वायर, और इसका कितना 2, तो 6 × 36 बटा 2, 18 दूना 36, 18 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, एटमॉस्फेयर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, ये आंसर हो गया। यानी Kp = 18 एटमॉस्फेयर, यही आंसर हो गया। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 20% डिकम्पोज्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 8.21 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट Kp ऑफ द गिवन रिएक्शन। यही रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ग्राम दिया, मोल चाहिए, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, सब सीखे हो ना मोल कॉन्सेप्ट में। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 48 + 12 + 40 जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो 5 मोल लिया था, दूसरे शब्दों में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का 5 मोल लिया था, जिसमें कि 20% डिसोसिएट कर गया, यानी 100 मोल में से 5 मोल गया, 100 मोल में से 20 मोल गया, तो 5 मोल में से कितना मोल जाएगा, 1 मोल जाएगा भाई, 5 का 20%, है कि नहीं। तो कहता है कि 20% डिकम्पोज कर गया, डिसोसिएट कर गया, किसमें, CO सॉलिड और CO2 गैस में। वॉल्यूम कंटेनर का दिया हुआ है 8.21 लीटर और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। Kp का वैल्यू पूछता है। पहले सोचोगे क्वेश्चन को करने के लिए Kp निकालने के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का, तो ये तो प्योर सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर CO2 गैस का डिवाइड बाय इसका एक्टिव मास 1, यानी कि सिर्फ पार्शियल प्रेशर CO2 गैस का मिल जाए तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया।
तो उस पार्शियल प्रेशर CO2 गैस के लिए क्या करोगे, मोल टूट रहा है तो मोल मिल गया। अगर मोल मिल गया CO2 गैस का तो पार्शियल प्रेशर के लिए PV = nRT लगा देंगे, P = nRT/V कर देंगे, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का मिल गया। और जो पार्शियल प्रेशर CO2 का मिलेगा वही KP कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना अगर एक प्रोडक्ट और उसमें सिर्फ एक ही गैस है तो KP का वैल्यू उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर ही हो जाता है, यही उसका अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगर 2 रहता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो T = 0 पर सबसे पहले हमने इसका मोल निकाल लिया, 500 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास 100, यानी कितना मोल, 5 मोल लिया था। शुरुआत में ये नहीं था। और इक्विलिब्रियम पर अगर बात करते हैं तो 20%, 5 का 20% रफ में निकालो, 5 का 20% है कि नहीं, तो कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1 मोल जाएगा। 5 का 20%, 20 500, 5 कैंसिल हो गया, यानी बेसिकली इसका 1 मोल जाएगा। तो 5 में से 1 गया तो कितना मोल बचेगा, ये 4 मोल। अगर ये 1 मोल जाएगा तो कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। और ये भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल। लेकिन जो भी आपको पार्शियल प्रेशर आएगा किसके चलते, CO2 के चलते। अब KP की बात करते हैं, KP = क्या, पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 का। और कोई स्पेसिस ये CO सॉलिड और कैल्शियम कार्बोनेट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि प्योर सॉलिड है। तो या तो प्योर सॉलिड को नहीं लिखेंगे या लिखने का बहुत मन ही कर रहा हो तो 1 लिखेंगे, इजंट इट। तो पार्शियल प्रेशर CO2 का निकालने के लिए किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर यानी P ही निकालना है, तो PV = nRT। तो N जिसका पार्शियल प्रेशर उसी का नंबर ऑफ मोल किसका, CO2 का, गुने R गुने T एंड डिवाइड बाई V। सबके लिए T सेम है, सबके लिए V सेम है। नंबर ऑफ मोल CO2 का 1 मोल, R का वैल्यू 0.0821 क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया, या KP का वैल्यू हमको एटमॉस्फेयर में चाहिए, तो एटमॉस्फेयर लीटर वाला। R का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। बच्चे बहुत बार सिखाया, 273 जोड़ोगे तो केल्विन में कितना, 300 केल्विन, तो 300 एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम 8.21। देखो 100 से कट जाएगा ना, कैंसिल होगा, यानी बेसिकली कितना आ गया, 3 आ गया। KP का वैल्यू जो कि पार्शियल प्रेशर CO2 के बराबर है 3 एटमॉस्फेयर के बराबर आ गया, है कि नहीं। नोट करो। अगला क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज P1 ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। NH2COO NH4 सॉलिड को अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। तो कहता है कि अमोनियम कार्बामेट टूटेगा किसमें, NH3 गैस और CO2 गैस में। तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर जो डेवलप होगा वो P1 के बराबर होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सम अमाउंट ऑफ NH3 गैस वाज एडेड एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जबकि टोटल प्रेशर P1 था, तो वहाँ पर कुछ अमाउंट NH3 गैस का ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम पर ही कुछ अमाउंट NH3 गैस का ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम होगा डिस्टर्ब। प्रोडक्ट ऐड कर दिया एक, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का बहुत तरीका होता है, प्रोडक्ट ऐड कर दो, रिएक्टेंट ऐड कर दो, रिएक्टेंट को निकालो, प्रोडक्ट को निकालो, बहुत तरीका है। टेम्परेचर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है और फिर से तुरंत ही एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और साथ साथ स्टेबल होता है, यानी डिस्टर्ब करने पर फिर से नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम जो पहला वाला एस्टैब्लिश हुआ ना, वहाँ पर NH3 गैस कुछ अमाउंट और डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा सेम टेम्परेचर पर, एट सेम टेम्परेचर। इसी को पकड़ना है, टेम्परेचर सेम है। तो ड्यू टू दिस ए न्यू इक्विलिब्रियम वाज अचीव्ड। तो ड्यू टू दिस ए न्यू इक्विलिब्रियम वाज अचीव्ड, और न्यू इक्विलिब्रियम पर टोटल जो प्रेशर था P2 के बराबर था। दूसरा इन्फॉर्मेशन, टोटल प्रेशर नया इक्विलिब्रियम पर P2 के बराबर, और पार्शियल प्रेशर अब NH3 गैस का इक्विलिब्रियम पर, सेकंड वाला इक्विलिब्रियम पर, नया इक्विलिब्रियम पर किसके बराबर, P1 के बराबर। ये P1 क्या था, टोटल प्रेशर एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम, उसके बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में कहता है कि P2/P1 निकालो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चूंकि प्रेशर की ही बात कर रहा तो मोल हम लिखेंगे नहीं, यानी इधर में जो सॉलिड है उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, राइट हैंड साइड में ही सिर्फ लिखना है। T = 0 पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखना है और इक्विलिब्रियम पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखना है। अब देखो, अब चूंकि तुम्हें पता है कि T = 0 पर कुछ मोल तो था ही नहीं और 2 इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करने के लिए एक पहला इक्विलिब्रियम कर लो, फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो अचीव हुआ था वहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, और जब सेकंड इक्विलिब्रियम अचीव हुआ वहाँ पर लिखेंगे, और दोनों जगह क्या, पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे। तो पहला जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, प्रोडक्ट तो नहीं था, तो यहाँ से अगर कुछ मोल मान लिया कि x मोल गया तो कितना बनता, 2x और x, यानी मोल का रेशियो 2:1 होता, तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी 2:1 होगा।
अर्थात अगर ये 2p कह दे तो ये प्रेशर डेवलप होता p, इजंट इट। तो टोटल प्रेशर एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम कितना होता, P1 क्या, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस CO2 यानी 2p एंड प्लस p किसके बराबर, 3p के बराबर। समझ में बात आ रही है। पहला जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो टोटल प्रेशर 3p के बराबर हुआ। अब जब पहला इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इसमें कुछ NH3 का अमाउंट और ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब होगा तो कहता है कि नया इक्विलिब्रियम पर ना जो NH3 का सेकेंड इक्विलिब्रियम, जो नया इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इसको डिस्टर्ब करने पर, ऐड करने पर NH3 गैस का, तो नया इक्विलिब्रियम पर अब NH3 गैस का पार्शियल प्रेशर पहला इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर यानी P1 के बराबर है। P1 के बराबर, P1 कितना, 3p। क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे लिख रहे भाई। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर, अब चूंकि यहां से वहां इक्विलिब्रियम तो जा नहीं रहा, अब आप जब प्रोडक्ट ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है। ये हम लोग लीस्ट-चार्टियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए जब प्रोडक्ट ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है। यानी ये इक्विलिब्रियम इससे ये नहीं बन रहा, बल्कि प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम को कायम रखने के लिए ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करता है। तो ये अगर 3p होगा तो इसके अनुसार ये नहीं सोचना कि CO2 कितना बनेगा। शुरुआत में ये रिएक्ट किया तो इसके अनुसार 2:1 का रेशियो होगा। यहाँ पर 2:1 का रेशियो नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया जिससे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड जाने से कुछ इसका और इसका अमाउंट जुड़ करके ये बनेगा। तो इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन दिया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मान लो कि कुछ इसका अमाउंट CO2 का इधर कन्वर्ट हुआ और प्रेशर घट गया और घट करके P' हो गया, घट करके प्रेशर CO2 का P' हो गया। सर ये क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये हम लोग लीस्ट-चार्टियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अभी तुमको ये समझना है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर नहीं पता, इसका पता, इसको P' मान लिया। सूत्र को पकड़ना है, सूत्र यही है, एट सेम टेम्परेचर T कांस्टेंट है, यही तो सूत्र है। इस सूत्र को जिसने पकड़ लिया काम हो गया। ये क्या है सूत्र, क्या सूत्र है, T अगर कांस्टेंट रहेगा तो Kp का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी दोनों इक्विलिब्रियम पर Kp का वैल्यू सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, इजंट इट। तो इस सूत्र से यानी दोनों ही इक्विलिब्रियम पर चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, Kp का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो Kp का वैल्यू लिखते हैं ना बच्चे, Kp का वैल्यू, तो Kp का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, Kp का वैल्यू होता क्या है, Kp का वैल्यू होता है पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का। तो पहला इक्विलिब्रियम के लिए 2p का स्क्वायर एंड गुने p, 2p का स्क्वायर गुने p, इसका तो एक्टिव मास 1, इट इज इक्वल टू सेकेंड इक्विलिब्रियम के लिए 3p का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई क्या, P'। पहला इक्विलिब्रियम और दूसरा इक्विलिब्रियम के Kp का वैल्यू पुट कर दिया और दोनों Kp बराबर होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर यदि होता है तो Kp का वैल्यू चेंज नहीं करता, ये सिखाया था, ये कॉन्सेप्ट है। यहां से हमको P' मिल गया, P' का वैल्यू यहां से निकाल लिया, है कि नहीं। ये p स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो 2 दूना 4p/9, 4p/9। तो क्या पूछता है, पूछता है P2/P1। P2 क्या है, सेकेंड इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है, सेकेंड इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना, 3p + P' डिवाइड बाई पहला इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर था P1, ये कितना, 3p के बराबर, तो डिवाइड बाई 3p। अब P' को p के रिस्पेक्ट में पुट कर दो तो 3p + 4p एंड डिवाइड बाई 9/3p। सॉल्व कर लो, 9 × 27, 4 × 31p और 9 × 27 नीचे में p कैंसिल हो गया, यानी 31/27, यही आंसर हो गया। यानी कि नया इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है और पुराना पहला वाला इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर था उसका रेशियो आ गया 31/27। क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ये किया कि चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kp का वैल्यू दोनों ही इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन के लिए सेम ही होगा। वहां से जो अननोन CO2 का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लिया और टोटल प्रेशर के लिए 3p + P' कर दिया, P' के रिस्पेक्ट में आ गया, वैल्यू को पुट कर दिया, p कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर मिल गया। नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक तरह का इक्विलिब्रियम है जिसमें कि एक ही कंटेनर में, एक ही वेसल में एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। कंटेनर सेम ही होना चाहिए और एक इक्विलिब्रियम नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्शंस है जो कि इक्विलिब्रियम में है,
2 है या 2 से ज़्यादा, 3 कह लो, 4 कह लो, सब एक ही साथ इक्विलिब्रियम में है और एक ही कंटेनर में है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को साइमल्टेनियस का अर्थ ही होता है एक ही साथ, तो एक साथ इक्विलिब्रियम या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के नाम से पुकारते है कि नहीं। तो पहला पॉइंट में वही लिखा है कि एक साथ एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम, लेकिन वेसल क्या होना चाहिए, सेम ही, एक ही कंटेनर में होना चाहिए। दूसरा कहता है कि कोई भी यदि एक कॉमन स्पेसिस है, मान लो कि NH3 गैस प्रोड्यूस हुआ, पहला रिएक्शन में भी हुआ, दूसरा रिएक्शन में भी हुआ, तो पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन में जो NH3 गैस प्रोड्यूस होगा उसका जो मोल होगा या मोलारिटी होगा या उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों रिएक्शन में सेम होगा। यानी कोई एक स्पेसिस एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, एक रिएक्शन से ज़्यादा रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो उसका मोल या मोलारिटी या पार्शियल प्रेशर हर जगह हर एक रिएक्शन में बराबर ही होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग बढ़िया से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लो हम लोगों ने 2 इक्विलिब्रियम लिया जो कि एक ही कंटेनर में एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहा है। एक सॉलिड है X टूट रहा है, 2A गैस प्लस 3B गैस में गया, और एक और सॉलिड है Y, इसी कंटेनर में ये भी टूट रहा है, 3A गैस, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, रिएक्शन बैलेंस होगा, और 2C गैस। तो क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है? क्योंकि एक ही कंटेनर में है और एक ही साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ। अब इसके लिए हम Kc और Kp का वैल्यू कैसे लिखें? पहले Kc का वैल्यू लिखना सीखते हैं। T इक्वल टू 0 पर मान लो किसका A मोल लिया गया था, T इक्वल टू 0 पर दूसरा वाला जो है Y का B मोल लिया गया था, कुछ मोल दिया रहेगा। अब नॉर्मली जनरली जो होता है वो प्रोडक्ट शुरुआत में मौजूद नहीं होता, तो शुरुआत में इसका मोल कितना था, 0 था, ये 0 था, ये भी 0 था और ये भी 0 था, प्रोडक्ट का मोल शुरुआत में 0 था। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें और इसमें से X मोल शुरुआत में गया इक्विलिब्रियम पर X मोल गया, तो इसका कितना मोल बनेगा ये लिखना जानते हो, 2X मोल और इसका 3X मोल। अगर किसी एक ही रिएक्शन को देखो तो ऐसा रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े थे, कहाँ पर, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में, पहला भी हेट्रोजेनियस है दूसरा भी हेट्रोजेनियस है, बस 2 हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम एक ही साथ एक ही कंटेनर में है, इसीलिए हमने कह दिया साइमल्टेनियस है। सिमिलरली इक्विलिब्रियम पर अगर इसमें से Y मोल गया, ये X और Y बराबर नहीं होगा, अलग अलग रिएक्शन है तो अलग अलग होगा, X Y के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स करता है किस तरह का इक्विलिब्रियम है, Kc की वैल्यू क्या है, Kp की वैल्यू क्या है। इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल देगा 3 मोल तो Y देगा 3Y, और 1 मोल देगा 2 मोल तो ये कितना होगा 2Y। क्या मिला, मोल मिला, दोनों का मोल मिला। अब जरा ध्यान सुनो, क्या दोनों ही रिएक्शन में कोई कॉमन स्पेसिस नजर आ रहा है जिसमें कि एक कोई स्पेसिस है कि दोनों ही रिएक्शन में प्रेजेंट है, B सिर्फ यही है, C सिर्फ यही है, A यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, यानी A एक ऐसा स्पेसिस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले रिएक्शन में मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है। तो दूसरा थ्योरी क्या कहता है, दूसरा थ्योरी कहता है कि कोई एक कॉमन स्पेसिस अगर है तो जितना भी साइमल्टेनियस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है या रिएक्शन है, सब में उसका मोल, मोलारिटी या पार्शियल प्रेशर बराबर होगा। तो A का मोल बराबर यहाँ पर है क्या, नहीं है, ये 2X है ये 3Y, तो बराबर कैसे करें? अरे सिंपल सी बात है, कुछ A पहले रिएक्शन से मिला, कुछ A दूसरे रिएक्शन से मिला, अब टोटल A की बात करेंगे। ये वाला A और ये वाला A में अब दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों ही रिएक्शन एक ही जगह हो रहे हैं, तो दोनों A का मोल एक ही कंटेनर में है, तो वो A का मोल इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। तो A जो आपके पास प्रोडक्ट तुम्हारे पास कॉमन स्पेसिस है, दोनों का मोल बराबर करने के लिए क्या करोगे, सिंपल, कुछ A यहाँ से आया कुछ A यहाँ से आया, दोनों को एक दूसरे में जोड़ देंगे तो बराबर हो गया। तो 2X को जोड़ दिया 3Y में ये वाला, और 3Y को जोड़ दिया 2X में, क्या दोनों का मोल बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना भाई। तो क्या करना है कि अगर प्रोडक्ट ही है तो प्रोडक्ट अगर कॉमन है तो दोनों को एक दूसरे में जोड़ा, अगर 3 है तो तीनों जगह पर, जैसे पहले से मान लो X मोल आया, दूसरे में Y आया, तीसरे में Z आया, तो X प्लस Y प्लस Z सब जगह बराबर कर दो। तो कॉमन स्पेसिस का हर जगह नंबर ऑफ मोल, मोलारिटी और पार, एक बात समझ सकते हो भाई, अगर मोल बराबर है तो वॉल्यूम से डिवाइड करने पर मोलारिटी भी बराबर होगा, सबके लिए वॉल्यूम सेम है,
और अगर मोल बराबर है तो सबके लिए वॉल्यूम और टी सेम है, तो पार्शियल प्रेशर भी उस गैस का सारे रिएक्शन में क्या होगा, बराबर होगा। तो मोल तुम्हारे पास मिल गया। क्या सिखाया, बराबर करने के लिए सारे रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट कॉमन स्पीशीज है सबको एक दूसरे में जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। अगर हमको केसी लिखना है तो इसके लिए भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मोलरिटी चाहिए। ये क्या है, प्योर सॉलिड, या तो नहीं लिखेंगे या लिखने का मन करेगा तो एक्टिव मास 1 लिखें, तो डैश करना सिखाया था, डैश कर देंगे। ये क्या, सबके लिए वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना कंटेनर का, तो डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से 3x एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पर भी या तो नहीं लिखेंगे, प्योर सॉलिड है, वॉल्यूम से डिवाइड मत करना। ये कितना हो गया, 2x प्लस 3y एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम। सर बोलोगे यहाँ तो 3y प्लस 2x, आपने 2x प्लस 3y, अरे सेम ही तो है। 2x पहले लिखो 3y बाद में लिखो तो क्या आंसर चेंज करेगा, नहीं। x प्लस वाई इजिकल टू वाई प्लस एक्स। ये कितना 2y एंड डिवाइड बाई v, यानी आपने सबका मोलारिटी लिख लिया, सबका मोलारिटी लिख लिया, सबका मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए केसी या केपी का वैल्यू अलग अलग होगा। अब चूंकि आपने मोलारिटी लिखा तो केसी का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो केसी लिखते हैं पहले रिएक्शन के लिए। मान लो कि इस रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू KC1 है और इस रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू KC2 है, तो क्या KC1 और KC2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो पहला रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू जिसको हम KC1 करें, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन A का पावर 2 मल्टीप्लाइड B का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, होगा कि नहीं होगा। क्या ये आएगा, प्योर सॉलिड है, या तो नहीं आएगा, या लिखने का मन करेगा तो 1 लिखेंगे, बहुत बार सिखाया। तो ये हो गया 2x प्लस 3y बटा v का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x डिवाइड बाई v, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 कर दिया। ये KC1 पहले रिएक्शन के लिए KC का वैल्यू आ गया, इजंट इट। दूसरे रिएक्शन के लिए लिख सकते हो क्या, KC2 कर दिया। क्या है, प्रोडक्ट A है तो A के कॉन्सेंट्रेशन का पावर ये 3 क्यों रखा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। C के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 क्यों होगा, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। क्या कॉन्सेंट्रेशन सबका मिल चुका है, मिल चुका है। 2x प्लस 3y एंड डिवाइड बाई v का पावर 2 और C का कॉन्सेंट्रेशन 2y एंड डिवाइड बाई v का पावर 3 स्टोइकियोमेट्रिक 2, इसका पावर 3 ना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 3 और C का स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 2 हो गया कैलकुलेट। सेकेंड रिएक्शन के लिए भी KC का वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया। तो इस तरह से हम लोग KC का वैल्यू किसी भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं। ये लिखने आना चाहिए, अगर लिखने आता है तो कोई भी न्यूमेरिकल दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर सकते हैं। नोट करो। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जिसमें कि सॉलिड गैस में टूट रहा है, यानी साइमल्टेनियस तो है ही, साथ साथ ये हेट्रोजीनियस भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हेट्रोजीनियस वाला थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको डायरेक्टली केपी लिखने के लिए पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। यानी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डायरेक्टली अगर केपी का वैल्यू रिएक्शन के लिए लिखना है तो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे लिखें, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने वही वाला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिया जो कि इसके पहले केसी लिखने के लिए लिया था। तो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कैसे लिखें, बड़ा आसान है यार, बहुत अभी तो सीखा था हेट्रोजीनियस के लिए। तो t इक्वल टू 0 पर मान लो कि इसका कुछ मोल लिया गया था, A मोल। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे नहीं मोल, लिखेंगे ही नहीं मोल, क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। यानी t इक्वल टू 0 पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे और इक्विलिब्रियम पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे, है कि नहीं। सिमिलरली t इक्वल टू 0 पर जो दूसरा इक्विलिब्रियम है उसी कंटेनर में जो y था, इसका कुछ मोल मान लो कि लिया गया था B मोल, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ गैस है तो इसके लिए t इक्वल टू 0 पर भी हम पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे और इक्विलिब्रियम पर भी पार्शियल प्रेशर ही लिखेंगे। हेट्रोजीनियस जो सिखाया ना बिल्कुल उसी तरह से। तो t इक्वल टू 0 पर ना प्रोडक्ट तो था नहीं, तो ये 0 था, पार्शियल प्रेशर और 0 था, इसका भी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर A का 0 था और C का भी 0 था दूसरे रिएक्शन में भी। अब इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करते हैं और इसमें से जैसे कहा था हमने कि x मोल गया, तो अगर मोल की बात करते तो ये 2x बनता है, ये 3x, यानी कि मोल का रेशियो 2:3 होता, लेकिन हम लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर बच्चे, तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा, 2:3। तो एक वेरिएबल रख दिया, इसको अगर P कह दिया तो इसको P कह दिया। अब चूंकि दो रिएक्शन है तो दोनों को वेरिएबल डिफरेंट होगा, तो इसका वेरिएबल को हमने P1 कह दिया, P1 यानी 2P1 इसका प्रेशर डेवलप होता है A का, तो B का पार्शियल प्रेशर डेवलप होगा 3P1, इजंट इट।
इसी तरह से इक्विलिब्रियम पर देखो भाई, इक्विलिब्रियम पर अगर B में से Y मोल जाता, तो मोल अगर जाता Y तो कितना बनता 3Y, और ये कितना बनता 2Y। Y को हम खा गए, हटा दिए, क्योंकि मोल का रेशियो प्रेशर का रेशियो के बराबर 3:2 का पार्शियल प्रेशर होगा। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखना है ना, हमें पार्शियल प्रेशर लिखना है। तो अगर ये 3P होता तो ये 2P होता। ये अगर P1 कह दिया तो इसको P2 कह लो वेरिएबल को, है कि नहीं। तो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपने दोनों रिएक्शन को लिख दिया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई एक स्पेसिस एक से ज्यादा रिएक्शन में मौजूद है तो हर जगह उसका पार्शियल प्रेशर भी बराबर होगा। मोल तो बराबर ही होगा, और मोल बराबर तो मोलरिटी भी बराबर, और मोल बराबर तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बराबर। कोई कॉमन स्पेसिस है कौन, ए। तो एक का पार्शियल प्रेशर पहले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे 2P1, यहाँ पर 3P2, क्या बराबर है, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या सिखाया था, दोनों को एक दूसरे में जोड़ दोगे। तो इसमें जोड़ दिया 3P2 और इसमें जोड़ दिया 3P1। सर ये क्या हो रहा है, 2P1, ये कितना है ऊपर वाला 2P1, तो 2P1 जोड़ दिया। सिंपल सी बात है यार, कुछ ए यहाँ से आया, कुछ ए यहाँ से आया, तो टोटल ए की अब हम कंटेनर में बात करेंगे। टोटल ए इस रिएक्शन के लिए भी काउंट होगा, उस रिएक्शन के लिए भी काउंट होगा। अब ए ही है, कौन कहाँ सर, उसे कोई मतलब नहीं। टोटल ए निकाल लो, सब जगह पुट करो तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया, है कि नहीं। तो हम Kp का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चे। पहले रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू Kp1 कह दो, पहले रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू Kp1 कह दिया, और दूसरे रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू Kp2 कह दिया, इजंट इट। तो पहले रिएक्शन के लिए Kp1 का वैल्यू यदि लिखना है तो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर A का पावर 2, पार्शियल प्रेशर B का पावर 3, इजंट इट। पार्शियल प्रेशर A का कितना 2P1 प्लस 3P2 का पावर 2, पार्शियल प्रेशर B का कितना 3P1 का पावर 3। ये क्या मिल गया, Kp1 मिल गया। क्या Kp2 ऐसे ही मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। Kp2 के लिए सेकेंड रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर A का पावर 3 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर C का पावर 2, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन पावर में जा रहा है। सबका पार्शियल प्रेशर पुट करते हैं। इसका कितना 2P1 प्लस 3P2, 2P1 प्लस 3P2, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन पावर 3, और C का 2P2, तो 2P2 का पावर कितना 2। ये मिल गया Kp2 का वैल्यू आपको पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली आपके पास मिल गया। अगर क्वेश्चन में पूछे कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो क्या करोगे, जितने भी गैसेस हैं सबका पार्शियल प्रेशर जोड़ोगे, यानी पार्शियल प्रेशर A का, पार्शियल प्रेशर B का, पार्शियल प्रेशर C का। कौन कौन गैस है, C है, A है और B, यानी A को अब एक ही बार जोड़ोगे। तो पार्शियल प्रेशर A का कितना, कोई भी एक ले लो, दोनों बराबर है 2P1 प्लस 3P2, है ना, यही ले लिया, यही ले लिया, दोनों सेम ही है। B का 3P1 और C का 2P2 जोड़ भी सकते हो, P1 वाला P1, तो 5P1 और 5, यानी 5 बाहर निकल गया, तो P1 प्लस P2, है ना, 2P1 3P1 5P1 3P2 2P2 5P2, यानी ये आपका टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मिल गया, इजंट इट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, जिसको कि एक दो बार अपने से लिख करके देखोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। लास्ट ईयर ही नीट में भी पूछा है ये क्वेश्चन, और जेईई मेंस में भी इस तरह का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया है। तो ये बढ़िया से आपको आना चाहिए, नोट कीजिए। तो चलो भाई एक न्यूमेरिकल समझते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जेईई 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछते रहता घुमा पूरा के। कभी इसी तरह का क्वेश्चन 2019 जैसे जेईई में पूछा था, वैसे ही नीट में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। देखो सब क्या कहता है, एक्स सॉलिड और वाई सॉलिड डिसोसिएट इन सेम वेसल। एक ही कंटेनर में एक्स सॉलिड और वाई सॉलिड लिया, इसका मतलब एग्जाम्पल हो गया, दो रिएक्शन दिया, एग्जाम्पल हो गया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, इजंट इट। रिएक्शन दे दिया, कैलकुलेट टोटल प्रेशर डेवलप्ड ओवर द सॉलिड्स। कभी भी ऐसे लिखे ना, टोटल प्रेशर डेवलप्ड ओवर द सॉलिड्स, यानी तुमसे पूछ रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इन कंटेनर, यानी पीटी का वैल्यू पूछ रहा है। अभी जो कैलकुलेट किया था पीटी का वैल्यू पूछ रहा है, उसी को लिखने का बहुत तरीका होता है। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपसे कैलकुलेट करना पूछ रहा है, जबकि दोनों रिएक्शन के लिए केपी का वैल्यू दे दिया, Kp1 1600 और Kp2 900। तो देखो कि साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस है इसीलिए क्योंकि एक ही कंटेनर में दो रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात, कोई स्पेसिस कॉमन है, कॉमन है, कौन सा, ए।
तो ए का पार्शियल प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर की ही बात करा, Kp1 Kp2 और टोटल प्रेशर भी पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे। तो लिखते हैं भाई, मान लो कि डायरेक्टली लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम पर ही, एट इक्विलिब्रियम पर, डायरेक्ट एट इक्विलिब्रियम। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए t इक्वल टू 0 पर कुछ 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है कि शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं था, 0 0 था, तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर लिखते हैं। अगर इसमें से कुछ मोल जाता तो रेशियो जो मोल का होता 1:1 का, तो प्रेशर यदि डेवलप P1 होता तो यहाँ पर भी क्या होता, बोलो P1। ये भी 1:1 का, तो प्रेशर यदि डेवलप P2 होता तो ये कितना होता, P2। वेरिएबल तो डिफरेंट होगा, ये P1 तो ये P2, अलग अलग रिएक्शन है। कोई कॉमन स्पेसिस है कौन, ए। तो कुछ ए का पार्शियल प्रेशर पहले रिएक्शन से डेवलप हुआ, कुछ दूसरे से, तो कॉमन स्पेसिस का पार्शियल प्रेशर हर एक रिएक्शन में बराबर होता है। तो क्या करोगे, जोड़ देंगे P2, क्या करोगे, जोड़ देंगे P1, यानी जो भी ए है सबका पार्शियल प्रेशर एक दूसरे में जोड़ दिया तो पार्शियल प्रेशर ए का बराबर हो गया। इजंट इट। क्वेश्चन में हमें Kp1 और Kp2 दिया है, तो दो आप इक्वेशन बनाओगे। टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो टोटल प्रेशर के लिए देखो कि हमें क्या चाहिए, ए भी देख लो। टोटल प्रेशर के लिए पार्शियल प्रेशर ए का प्लस पार्शियल प्रेशर बी का प्लस पार्शियल प्रेशर सी का। ए का कितना हो गया, P1 प्लस P2, बी का कितना हो गया, P1 और सी का हो गया P2, यानी बेसिकली 2 एंड P1 प्लस P2, अर्थात P1 और P2 का वैल्यू मिल जाए तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, Kp1 का वैल्यू लिखते हैं ना, Kp1 का वैल्यू किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर ए, तो P1 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर बी कितना, P1, इक्वेशन नंबर 1। इसका क्वेश्चन में वैल्यू दे दिया 1600 एटमॉस्फेयर के स्क्वायर के बराबर, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं। एक और इक्वेशन बनाओ Kp2 के लिए पार्शियल प्रेशर रिएक्शन प्रोडक्ट का ए है, तो P1 प्लस P2 पार्शियल प्रेशर है ये वाला। सी का P2, या उसका वैल्यू दिया है 900, एक्टिव मास इसका 1, एक्टिव मास 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार सिखाया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, P1 P2, यार सॉल्व कर लो, वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। या फिर इंटेलिजेंटली सोचोगे तो दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे तो ये P1 प्लस P2 क्या हो गया, कॉमन, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 और यहाँ से P2, तो P1 प्लस P2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया जोड़ने पर। इधर क्या 1600 और 900 कितना 2500, तो P1 प्लस P2 के लिए तुम्हारे पास वैल्यू आ गया, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50। इस P1 प्लस P2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यानी 2 × 50, आपके पास आंसर हो गया 100 एटमॉस्फेयर। यही टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में पूछते ही रहता है, तो इसको बढ़िया से एक बार देख लेना और खुद से करने का प्रयास करना। इसका हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया सिखाया है। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो फार्मूला ऐसे रट मत लेना P1। अगर ये पावर यहाँ पर मान लो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2 होता तो पावर यहाँ कितना होता, 2, है ना। तो पावर भी जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है वो पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू होता है वो पावर में चला जाता है, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन। इसको भी ध्यान में रखना है आपको, नोट कीजिए इसको।